नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी, जिसे पावर शेयरिंग भी कहते हैं। जी नमस्कार। हाँ, ये लोकतंत्र की बुनियाद है एक तरह से। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे काफी गहराई से समझाती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सत्ता या ताकत, इसको अलग अलग समूहों, संस्थाओं में बांटना क्यों जरूरी है और कैसे बांटा जाता है। हाँ, और इसके तरीके क्या हैं? हाँ, तरीके क्या है, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे इसी एक आइडिया ने, आप देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका, दो देशों की कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर ला दी। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प उदाहरण है ये दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सत्ता में साझेदारी आखिर है क्या चीज, आसान शब्दों में। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि जो शासन करने की ताकत है, हाँ। वो किसी एक आदमी या एक ग्रुप के हाथ में ना रहे। अच्छा। हाँ, बल्कि वो सरकार के अलग अलग अंगों या फिर अलग अलग लेवल्स, जैसे केंद्र, राज्य या फिर समाज के ही अलग अलग समूहों में बटी हो। ठीक है, मतलब ताकत को बांट देना। पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है? क्यों बांटे ताकत? एक जगह रहे तो शायद ज्यादा असरदार हो। ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसके पीछे ना दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। अच्छा। पहला कारण है जिसे कहते हैं समझदारी भरा कारण, प्रूडेंशियल रीजन। समझदारी भरा मतलब ये कि जब समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर, तो उनमें टकराव होने का डर रहता है ना? हाँ, ये तो है। तो जब सत्ता बटी होती है तो हर समूह को लगता है कि भाई हमारी भी बात सुनी जा रही है, हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। इससे टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। अच्छा, यानी शांति बनी रहती है। बिल्कुल, देश में स्थिरता रहती है। आप सोचिए, गृह युद्ध जैसी भयानक चीजों से बचा जा सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई, टकराव टालना। लेकिन क्या बस यही कारण है या कोई और नैतिक वजह भी है? हाँ बिल्कुल है। दूसरा कारण नैतिक है, मॉरल रीजन। वो क्या है? वो ये कि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोगों का राज, है ना? हाँ। तो ये माना जाता है कि जिन लोगों पर शासन के फैसलों का असर पड़ेगा, उन्हें उन फैसलों को लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का हक होना चाहिए। सही बात है। यही न्याय है, यही सही है। सत्ता में साझेदारी एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा है। अच्छा, ये बात तो गहरी है। तो सत्ता बांटना जरूरी है, स्थिरता के लिए भी और नैतिकता के लिए भी। पर ये होता कैसे है? प्रैक्टिकली कैसे बांटते हैं सत्ता को? इसके तरीके क्या है? हाँ, इसके कई रूप हैं, कई तरीके हैं। जैसे? एक तो है सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, संसद या विधानसभा। जी। कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, यानी सरकार, मंत्री वगैरह। हाँ। और न्यायपालिका जो न्याय करती है, कोर्ट्स। इनके बीच शक्ति का बंटवारा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल। हाँ, इसे क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल वितरण कहते हैं। और इसमें खास बात यह है कि ये तीनों अंग एक दूसरे पर थोड़ी थोड़ी नजर रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। अच्छा, वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाली बात। बिल्कुल वही, नियंत्रण और संतुलन, ताकि कोई एक अंग बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, तानाशाही ना आ जाए। समझ गए। ये तो हुआ एक तरीका, सरकार के अंगों के बीच। और दूसरा तरीका है सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच बंटवारा। स्तर लेवल? हाँ, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, फिर राज्यों की सरकारें हैं, फिर नीचे जाएं तो नगर पालिका, पंचायतें हैं। हाँ, लोकल गवर्नमेंट। जी, इसे ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल वितरण कहते हैं। फेडरलिज्म यानी संघवाद इसी का एक रूप है। संविधान में साफ साफ लिखा होता है कि केंद्र क्या करेगा, राज्य क्या करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अंगों के बीच और स्तरों के बीच। बिल्कुल। और भी कुछ है? हाँ, एक और दिलचस्प तरीका है, सत्ता का बंटवारा समाज के अलग अलग समूहों के बीच भी हो सकता है। समाज के समूह जैसे? जैसे मान लीजिए किसी देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले या अलग अलग धर्मों को मानने वाले बड़े समूह हैं, तो उनके बीच भी सत्ता बांटी जा सकती है। अच्छा, कैसे? बेल्जियम में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओह हाँ, सुना है इसके बारे में। वहां हर भाषा समूह की अपनी सरकार है, जो अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े मामलों पर फैसला लेती है। इससे किसी समूह को ये नहीं लगता कि उनकी अनदेखी हो रही है। ये तो बहुत ही अनोखा है, यानी सामाजिक विविधता को संभालने का एक तरीका। जी हाँ। और हाँ, एक और बात, सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच भी दिखता है। हाँ, ये तो है। जैसे गठबंधन सरकारें बनती हैं। बिल्कुल। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं और सत्ता साझा करती हैं। और वो ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, हाँ,
व्यापारी संघ, मजदूर संघ, ये सब दबाव समूह हैं। ये भी सरकार की नीतियों पर असर डालते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। तो एक तरह से ये भी सत्ता में भागीदार होते हैं, भले ही सीधे सरकार में ना हो। तो मतलब कई सारे तरीके हैं सत्ता बांटने के। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में क्या होता है? आपने शुरू में जिक्र किया था बेल्जियम और श्रीलंका का। जी, यहीं पर ये पूरी बात बहुत साफ हो जाती है। बेल्जियम को देखिए, यूरोप का छोटा सा देश। हाँ, वहां मुख्य रूप से डच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं और थोड़े जर्मन बोलने वाले भी। राजधानी ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच काफी तनाव था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कमाल की समझदारी दिखाई। झगड़ने की बजाय उन्होंने बैठकर अपने संविधान में कई बार बदलाव किए। अच्छा, क्या बदलाव? उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी, चाहे किसी की आबादी ज्यादा हो। अरे वाह! हाँ, फिर राज्यों को कई शक्तियां दी और ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार बनाई जिसमें दोनों समुदायों का बराबर प्रतिनिधित्व हो। और वो सामुदायिक सरकारें तो थी ही। तो मतलब हर किसी को जगह दी। बिल्कुल, ये सत्ता की साझेदारी का एक बहुत ही सफल मॉडल माना जाता है। इसने बेल्जियम को टूटने से बचा लिया और वहां शांति कायम हुई। और इसकी बिल्कुल उलट कहानी श्रीलंका की है। बिल्कुल, श्रीलंका में देखिए स्थिति क्या थी। आजादी के बाद वहां सिंघली भाषा बोलने वाले बहुमत में थे, करीब 74%, और तमिल अल्पसंख्यक थे, करीब 18%। श्रीलंका ने बेल्जियम वाला रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने अपनाया बहुसंख्यकवाद का रास्ता। बहुसंख्यकवाद मतलब मेजॉरिटी रूल। हाँ, कि जो मेजॉरिटी चाहेगी वही होगा। 1956 में उन्होंने एक कानून पास किया और सिंगली को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया। तमिल भाषा को अनदेखा कर दिया गया। ओहो। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भी सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। बौद्ध धर्म, जो ज्यादातर सिंगलियों का धर्म था, उसे सरकारी संरक्षण दिया गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? तमिलों पर क्या असर पड़ा? नतीजा बहुत बुरा हुआ। तमिलों को लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। जाहिर है ऐसा ही लगेगा। उनमें गुस्सा और अलगाव की भावना बढ़ने लगी। उन्होंने बराबरी के अधिकार मांगे, अपनी भाषा और संस्कृति की पहचान मांगी। जब ये नहीं मिला तो उन्होंने अलग तमिल राज्य की मांग शुरू कर दी। और फिर जो हुआ वो बहुत दुखद है। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास इतना बढ़ गया कि देश एक भयानक गृह युद्ध में फंस गया। गृह युद्ध? जी, सिविल वॉर, जो कई दशकों तक चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और देश का बहुत नुकसान हुआ। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि सत्ता साझा ना करने के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। तो ये दोनों कहानियां बेल्जियम और श्रीलंका बिल्कुल साफ कर देती हैं जी कि सत्ता में साझेदारी सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये लोकतंत्र को टिकाऊ बनाने, समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने और देश में शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये फैसले कि सत्ता कैसे बांटी जाए, ये किसी देश का भविष्य तय कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल जरूरत है। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि सत्ता का बंटवारा क्यों और कैसे जरूरी है। हाँ, और जाते जाते शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। हमने सत्ता के बंटवारे की कुछ तरीके देखे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सामाजिक समूहों के बीच, पार्टियों के बीच। भाई ये जाने पहचाने मॉडल्स हैं, लेकिन आज की दुनिया देखिए कितनी तेजी से बदल रही है, कितनी जटिल हो गई है। हाँ। तो ये तो है। तो क्या सत्ता साझा करने के कुछ और नए, कुछ और इनोवेटिव तरीके भी हो सकते हैं या होने चाहिए, जिनकी आज की चुनौतियों को देखते हुए हमें जरूरत है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या मौजूदा तरीके काफी हैं या हमें नए तरीकों पर भी विचार करना होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, इस पर जरूर सोचना चाहिए।